हेलो एवरीवन। और आज हम लोग एफेरेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एफेरेसिस वर्ड का मीनिंग होता है टू टेक अवे, यानी कि बॉडी से कुछ अलग ले जाना, यानी कि दूर ले जाना। एफेरेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग ब्लड से डिजायर्ड कंपोनेंट को कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या फिर प्लाज्मा। हम इसको अलग कर लेते हैं और जो बाकी का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डोनर की बॉडी में वापस रिटर्न कर देते हैं। डिजायर्ड कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं: रेड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ग्रेनुलोसाइट्स। एडवांटेज क्या है एफेरेसिस की? तो इसकी दो एडवांटेज है बेसिकली, कि इसमें डोनर वही कंपोनेंट डोनेट करता है जो उसको डोनेट करना है पेशेंट को, और बाकी उसकी बॉडी में सेव रहते हैं, कि अगर किसी और पेशेंट को किसी कंपोनेंट की ज़रूरत है तो वो डोनर उसे डोनेट कर सकता है। दूसरी चीज़, जो फ्रीक्वेंसी होती है डोनेशन की वो भी बढ़ जाती है। एक प्लेटलेट डोनर वो डोनेट कर सकता है दोबारा प्लेटलेट्स को ही 72 आवर्स के अंदर में ही। और जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो कंपोनेंट हमें मिलता है डोनर से, अगर हम पूरा पूरा ब्लड लेंगे तो हमें उसकी यील्ड जो होगी वो कम मिलेगी, यानी कम आरबीसी आएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ आरबीसी कलेक्ट कर रहे हैं किसी डोनर में से, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा मिलेगा हमको। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं एफेरेसिस के। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, लेकिन वो बहुत कम होती हैं। कि जो पहली डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो एफेरेसिस का जो प्रोसेस है वो कम से कम 2 घंटे लेता है, लेकिन इस दौरान जो पेशेंट है वो आराम से टेलीविजन को देख सकता है। दूसरी चीज़, एफेरेसिस करते के दौरान हम लोग एक एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं, यानी जैसे कि साइट्रेट। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, तो कैल्श वो क्या करता है, हमारी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया कर देता है। तो इससे हमारी बॉडी में हल्की सी टेटनी फील होने लग जाती है, जैसे खुजली, रैशेज या फिर हल्का बहुत सा अजीब सा घबराहट जैसा। लेकिन ये सिम्टम्स थोड़ी देर के लिए ही रहते हैं, फिर आराम से मतलब ख़त्म हो जाते हैं। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे ये केसेस सीवियर हो जाते हैं। अब एडवांटेज अगर हम देखें तो एफआरएसएस की एक और एडवांटेज भी है कि जो कंपोनेंट है वो बहुत कम टाइम में ही हमें मिल जाता है। दूसरी चीज़, एफआरएसएस में दो तरीके के सेपरेटर्स का यूज़ किया जाता है, एक इंटरमिटेंट फ्लो सेपरेटर और एक कंटिन्यूअस फ्लो सेपरेटर। इंटरमिटेंट फ्लो सेपरेटर का फ़ायदा ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि मतलब आप किसी की बॉडी से अगर सिर्फ प्लेटलेट कलेक्ट कर रहे हैं तो वो जो प्लेटलेट होंगे वो उनकी मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन इंटरमिटेंट फ्लो सेपरेटर में क्या होता है कि आप एक ही वेन का यूज़ करते हैं, उसी में से आप कंपोनेंट को कलेक्ट भी करते हैं और उसी में से बाकी के कंपोनेंट को जो डोनर था उसकी बॉडी में रिटर्न भी करते हैं। तो इसलिए इंटरमिटेंट फ्लो सेपरेटर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। वहीं पे कंटिन्यूअस फ्लो सेपरेटर में आपके दोनों हाथों में नीडल लगाई जाती है। यहाँ पे एक वेन से आप वो कंपोनेंट को कलेक्ट कर रहे हैं जो आपको डिजायर्ड है, यानी जैसे कि मान लीजिए आपको डब्ल्यूबीसी चाहिए तो आप डब्ल्यूबीसी कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी वेन में से आप जो कंपोनेंट्स हमको ज़रूरी नहीं है वो वापस भेज रहे हैं। लेकिन सीएफएस की डिसएडवांटेज क्या है? इसमें जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, मान लीजिए आपको डब्ल्यूबीसी चाहिए था, तो वो आपको कम मिलेगा। तो आईएफएस और सीएफएस की अपनी अपनी एडवांटेज भी है और अपनी अपनी डिसएडवांटेज भी है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ डोनेशन की मतलब कौन कितने दिनों में कितनी बार डोनेट कर सकता है एक डोनर। तो प्लाज्मा डोनर एक हफ्ते में 2 बार डोनेट कर सकते हैं। प्लेटलेट डोनर कम से कम एक साल में 24 बार डोनेट कर सकते हैं। और अब एफेरेसिस का जो इस्तेमाल है वो हम लोग थेरापेटिक यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। थेरापेटिक यूज़ का मतलब क्या होता है? थेराप्यूटिक मतलब डिजीज़ को क्योर करने का जो यूज़ होता है। तो हम एफेरेसिस का इस्तेमाल किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्लाज्मा एफेरेसिस। प्लाज्मा एफेरेसिस का मतलब होता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन या फिल्ट्रेशन की मदद से। प्लाज्मा एफेरेसिस हेल्दी डोनर्स के ऊपर किया जाता है ताकि हम लोग उनमें से प्लाज्मा ले लें और बाकी के कंपोनेंट्स को वापस भेज दें। प्लाज्मा हम लोग क्यों लेते हैं? ताकि हम प्लाज्मा में से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ले सकें, जैसे कि एल्बुमिन और डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। मान लीजिए किसी पर्सन को क्लॉटिंग फैक्टर्स की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, किसी डोनर से प्लाज्मा कलेक्ट करेंगे, उनके प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे और अब वो प्लाज्मा हम लोग पेशेंट की बॉडी में सेंड कर देंगे। लेकिन प्लाज्मा एफेरेसिस हम लोग कई बार एक पेशेंट को क्योर करने के लिए भी करते हैं। मतलब हम लोग किसी इंसान की बॉडी में से प्लाज्मा को सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उसकी बॉडी में उसी का प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉज कर रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्लाज्मा एफेरेसिस कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जो जो पेशेंट है या फिर जो डोनर है
हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी बॉडी में से ही हम लोग प्लाज्मा को सेपरेट कर दे रहे हैं। तो उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी बहुत सारी मात्रा में बन गई होंगी वही बाहर आ जाएंगी। तो इससे कुछ देर के लिए उस पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। तो प्लाज्मा एफेरेसिस दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एक, अगर हमें एक डोनर और एक पेशेंट है, हमें एक पेशेंट को क्योर करना है, पेशेंट को प्लाज्मा देना है हेल्दी प्लाज्मा, तो हम उस पेशेंट को प्लाज्मा दे देंगे ताकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की मात्रा बढ़ जाए। और मान लीजिए किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गया है, तो हम उसकी बॉडी में से प्लाज्मा निकाल लेंगे ताकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की मात्रा घट जाए। फिर थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज हम लोग तब भी करते हैं जब हमें उस उनकी बॉडी में से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करना होता है। अब अगर हम देखें तो लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग कई बार प्लाज्मा एक्सचेंज भी कह सकते हैं। मान लीजिए अब हम क्या कर रहे हैं कि एक हेल्दी डोनर है और एक पेशेंट है जिसके बॉडी में प्लाज्मा खराब हो गया, मतलब मान लीजिए उसकी बॉडी में ऑटोइम्यून डिजीज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसकी बॉडी में से प्लाज्मा को बाहर निकाल देंगे, और प्लाज्मा को बाहर निकालने से उसकी बॉडी में से कई सारे प्लाज्मा में जो खराब कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज कॉज कर रहे हैं वो निकल आएंगे, जैसे कि क्रायोग्लोबुलिन, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज, ये सब बाहर निकल आएंगी। और जो हेल्दी डोनर था उसकी बॉडी में से हम लोग क्या करेंगे, प्लाज्मा को कलेक्ट करके, और जो पेशेंट था जिसकी बॉडी में से हमने एक्सेस प्लाज्मा को रिमूव कर दिया है ताकि हम खराब एंटीबॉडीज को बाहर निकाल सकें, हम उसको वो डोनेट कर देंगे उस पेशेंट को। और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मा एक्सचेंज करना। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखिए कि जो प्लाज्मा होता है वो हम लोग काफ़ी सारे लोगों से कलेक्ट करते हैं जब हमें प्लाज्मा पूल अगर हमें भरना होता है। क्यों? क्योंकि एक बार में एक यूनिट में हम लोग सिर्फ 500 ml प्लाज्मा ही कलेक्ट कर पाते हैं। अब हम लोग साइट एफेरेसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइट एफेरेसिस का मतलब है प्लाज्मा को छोड़ के बाकी के सेलुलर कंपोनेंट्स को अलग करना, जैसे कि आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये हम लोग तब करते हैं जब किसी पेशेंट को एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की ही ज़रूरत हो रही होती है, जैसे कि थेरेप्यूटिक साइट एफेरेसिस हम लोग सिकल सेल डिजीज़ के दौरान करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है सिकल सेल डिजीज़ में वो कम हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को सिर्फ आरबीसी ही डोनेट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि हम लोग नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन भी तो कर सकते हैं ना ब्लड का ही। तो नहीं, हम यहाँ पे नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन इसलिए रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे उस पेशेंट की बॉडी में किसी चीज़ की मात्रा कम नहीं हुई है, तो यहाँ पे अगर हम उस पेशेंट को और ज़्यादा ब्लड दे देंगे तो उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी अचानक से, और उसका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा यानी विस्कस हो जाएगा। और ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ने के कारण ब्लड का फ्लो रुक जाएगा और पेशेंट को सीवियर कंडीशन आ सकती हैं। लेकिन अगर हम उसे सिर्फ आरबीसी डोनेट करेंगे तो यहाँ पे उस पर्सन की जो आरबीसी ख़राब हो गई होंगी उनके बजाय जो हम लोग नई आरबीसी देंगे वो क्या करेंगे, उस पेशेंट की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिप्लेनिश कर देंगे, यानी कि वापस से सही कर देंगे, और उनका ब्लड भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे थेराप्यूटिक साइट एफेरेसिस बेटर है नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन के मुकाबले। वैसे ही हम लोग थेराप्यूटिक प्लेटलेट रिमूवल भी कर सकते हैं और थेराप्यूटिक प्लेटलेट हम लोग डोनेट भी कर सकते हैं। प्लेटलेट रिमूव कब करेंगे, जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मान लीजिए कोई इंसान है जिसकी बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वहाँ पे वो क्लॉट करने लग जाएगा कई जगहों पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लेटलेट एफेरेसिस कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि उसकी बॉडी में से कई सारे बहुत जो हार्मफुल प्लेटलेट होंगे वो बहुत सारे बाहर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी कुछ ही दिनों में बन जाता है, प्लेटलेट को बनने में टाइम लगता है। तो इससे प्लेटलेट एफेरेसिस से फ़ायदा क्या होता है कि काफ़ी समय के लिए अगर हमने उस पेशेंट की बॉडी में से एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स को निकाल दिया है तो वो जो नए प्लेटलेट धीरे धीरे बनेंगे, तो काफ़ी समय के लिए वो जो पेशेंट होगा वो नॉर्मल ही रहेगा। वहीं पे डब्ल्यूबीसी का भी हम लोग रिमूवल करते हैं जिसको हम लोग ल्यूका एफेरेसिस कहते हैं। ये कम से कम किलोग्राम्स ऑफ डब्ल्यूबीसी बॉडी से बाहर निकाल सकता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में जल्दी बन जाती है, तो इसका जो असर होता है ल्यूकोफेरेसिस का ये कम समय के लिए रहता है। लेकिन हमारे लिए जब हमें बहुत ज़्यादा मतलब इमरजेंसी केस में ये काम आ जाता है। यहाँ पे एक इमेज है जिसमें एफेरेसिस हो रहा है, थेरापेटिक एफेरेसिस यहाँ पे किया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने एफेरेसिस में जो स्टेप्स देखे हैं वो ये हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ब्लड को बॉडी में से बाहर निकालते हैं, ब्लड इज ड्रॉन, फिर हम लोग उसको सेपरेट कर देते हैं कंपोनेंट में सेंट्रीफ्यूज की मदद से।
फिर हम लोग जो कंपोनेंट होता है उसे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं स्टेराइल बैग्स में, और जो अनयूज कंपोनेंट होते हैं उनको डोनर को रिटर्न कर देते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।